कैसे हो पा रहा नहीं हो पा रही। A very good afternoon to all of you. गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। बेटा आप लोग को जैसा कि पता है कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का ये पेपर है और इसमें हम लोग के प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें कि आज टर्न है संजय का। तो संजय आप तैयार हो? यस मैम। तो बेटा आप स्टार्ट करो। ओके बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम। क्या स्लाइड शो हो रही है आप लोग को? यस सर। यस सर। ओके ओके थैंक यू। तो जैसा कि आप लोग अवगत हो चुके होंगे कि आज हम लोग को पढ़ना क्या है, साइकोलॉजी थर्ड पेपर है एमएड फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग में। तो आज हम लोग को पढ़ना है इमोशनल इंटेलिजेंस, आइडेंटिफिकेशन एंड फॉस्टरिंग इंटेलिजेंस। मतलब कि संवेगात्मक बुद्धि क्या है, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है और इसको बढ़ावा देने के लिए या बढ़ाने के लिए कौन कौन से आयाम हो सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन अध्यापन कार्य करेंगे। जैसे कि फर्स्ट स्लाइड में आप लोग को देख रहा होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी संवेगात्मक बुद्धि। बेसिकली संवेगात्मक बुद्धि जो प्रत्यय है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है संवेग, जो संवेग का अर्थ होता है कि उत्तेजित या गतिशील होना। उत्तेजित और गतिशील इन सेंस क्या मतलब है कि हमारे भावों में यानी हमारे दिमाग में जो उथल पुथल शुरू हो जाए, उसी को संवेग कहते हैं। जो कि संवेग मैकडूगल के द्वारा, जो कि 14 प्रकार के मूल प्रवृत्ति के आधार पे 14 संवेग बताए गए हैं, जिसमें से हैं जैसे क्रोध है, मोह है, प्रेम है, तनाव है, इस तरीके से हैं। ऐसे संवेग की बात करने की बात हो रही है यहाँ पे। अब बुद्धि का अर्थ है विवेकपूर्ण चिंतन। जनरली जो हम लोग बुद्धि की बात करते हैं तो कहते हैं बुद्धि हमारा एक समायोजन करने की क्षमता है, या अमूर्त चिंतन की क्षमता है, या अधिगम की क्षमता है। तो उन सबको दोनों तो चीजें तो हैं, तो बुद्धि हमारी ये चीजें हो गई। तो उस बुद्धि के साथ अगर संवेग अगर प्रभावी हो जाता तो कैसे हमको तालमेल बैठा के अपने उद्देश्य को कैसे प्राप्त करना है, यानी अपने दिमाग को कैसे कॉग्निटिव को एक मना स्थिति को सुव्यवस्थित कैसे करें, जिससे हमारा कॉग्निटिव इफेक्ट न होने पाए संवेग के द्वारा। तो इस तरीके से अब जब देखते हैं कि इसका निष्कर्ष रूप देखते हैं तो कि इस प्रकार संवेगात्मक बुद्धि एक आंतरिक योग्यता होती है जिसके द्वारा व्यक्ति में संवेगों को महसूस करने, समझने एवं उनका प्रभावपूर्ण नियंत्रण करने की क्षमता का विकास होता है। मतलब कि व्यक्ति की क्या है, ये संवेगात्मक बुद्धि क्या है? आंतरिक क्षमता है जिसे देख नहीं सकते हैं आप, अपने भावों में, अपने मेंटल लेवल में महसूस कर सकते हैं कि दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा होता है। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस इस बात की वकालत करती है कि अपने संवेग को जानना पहचानना है ही है, साथ ही साथ दूसरे के संवेगों को जानना पहचानना, साथ ही साथ उसका उचित प्रबंधन करना संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत आता है, अर्थात संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। अब बात करें संवेगात्मक बुद्धि का संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इस संवेगात्मक बुद्धि का अगर इतिहास के बारे में थोड़ा सा जाके देखते हैं तो संवेगात्मक बुद्धि तो मोस्टली अभी ये लेटेस्ट संप्रत्यय आया हुआ है। इसके पहले बहुत ज़्यादा इस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रभाव तो देख पा रहे थे, लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो थे, मनोवैज्ञानिक लोग थे, ये चिन्हित नहीं कर पाए थे कि बेसिकली ये संवेगात्मक बुद्धि का स्वरूप है। वो इस तरीके जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, लेकिन उनको लगा कि नहीं, संवेगात्मक बुद्धि कहीं ना कहीं हमारे जो कॉग्निटिव इफेक्ट को, इंटेलिजेंस आईक्यू को इफेक्ट करने के लिए संवेगात्मक बुद्धि है, जिसको चिन्हित करके एक आधुनिक संप्रदाय के रूप में स्वीकार किया गया है। इस क्षेत्र में कई साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना मत पेश किया था, बहुत रिसर्च किया था, जिसमें से मुख्य रूप से जो इस समय 1990 के आसपास देखने को मिला है कि जॉन मेयर और पीटर साल्वे द्वारा कार्य किया गया था कि संवेगात्मक बुद्धि वास्तविक रूप से होती क्या है। इसको आगे विस्तार रूप से, या फिर कह लीजिए कि आधुनिक समय में इसको नित्य नए आयाम तक पहुंचाने का जो कार्य किया है, डेनियल गोलमैन के द्वारा ही जाता है। क्योंकि इसको एक उच्च ऊंचाइयों तक पहुंचाने का पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है। अगर पूछा जाए कि आधुनिक यानी संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय के प्रणेता किसे कहा जाता है, तो डेनियल गोलमैन,
कारण क्या था? क्योंकि उन्हें एक पुस्तक पब्लिश की थी 1995 में। किस प्रकाशित किया था? उस पुस्तक का क्या नाम था? इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू। मीन्स संवेगात्मक बुद्धि बुद्ध लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। इस पुस्तक में विस्तार पूर्वक इन्होंने ये रिसर्च के रिगार्डिंग पूरा किया था कि कैसे इस तरीके वो परफॉर्मेंस आईक्यू से बेहतर होती है। इसी के नाम से या इसी पुस्तक के आधार पे ये ज्यादा चर्चा का विषय बना। अब कुछ साइकोलॉजिस्ट के द्वारा कुछ परिभाषाएं दी गई है, जैसे मेयर एंड पीटर साल्वे के अनुसार कि संवेगात्मक बुद्धि क्या किया जाता है? प्रत्यक्षण करने की क्षमता है, पहचानने की क्षमता है, चिंतन करने की क्षमता है। इस तरीके से बात की गई कि दूसरे अपने संवेगों को साथ साथ दूसरे के संवेगों को पहचान सके, उसको जान सकें, साथ ही साथ उसका उचित प्रबंधन कर सकें, उचित नियंत्रण करते हुए। डेनियल गोलमैन के अनुसार देखते हैं परिभाषा क्या है। उन्होंने संवेदना बुद्धि अपने एवं दूसरे भाव को पहचानना। तो वो जो होता है, उन्होंने बताया कि वो बेसिकली क्या होता है कि जब संवेगात्मक बुद्धि जो होती है, किसी एक व्यक्ति के भावों को जान जाना या पहचान जाना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होती जब तक, क्योंकि हमको दूसरे के आचार विचार को पहचानना है, जानना है, उसके साथ हमको संबंध स्थापित करना, सौहार्दपूर्ण रिश्ते रखने हैं। तो कहीं ना कहीं दूसरे के भावों को पहचानना, दूसरे के इमोशन को भी समझना, उसका उचित प्रबंधन करना, तभी हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस जो प्रभावपूर्ण तरीके से होगा। बारआन के अनुसार इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि को परावर्तित, इन्होंने कहा कि जो पूर्व में आपने अनुभव किया है उसके आधार पे जो आपके दिन प्रतिदिन जो आपके पर्यावरणीय, मतलब पर्यावरणीय इन सेंस की, मतलब पर्यावरण तो कई वातावरण से मिलकर एक पर्यावरण का स्वरूप हो सकता है विद्यालय का पर्यावरण, वातावरण स्वरूप ही पर्यावरण हो, कोई ऑफिस का हो, कोई ऐसे गैदरिंग की चीजें हो। तो कई ऐसे पर्यावरण जहाँ ऐसे चुनौतियां पूर्ण आती हैं, उस जहाँ भी उस तरीके के लोग रहते हैं, जो इनकी समस्या आती है उनसे निपटने के लिए कैसे निपटा जाए, उन्होंने कहा कि ऐसी एक इमोशनल इंटेलिजेंस ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी के बारे में सोचता, विचारता, जानने की कोशिश करता है, उसके दिमाग में इस तरीके से सेल्स जो उसके ब्रेन स्टार्मिंग शुरू हो जाती है, मस्तिष्क उद्दीलन उसमें शुरू हो जाता है, क्या सही क्या गलत है, उसके दिमाग में ऐसी थिंकिंग शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं संवेगात्मक बुद्धि की विशेषता क्या है। तो संवेगात्मक बुद्धि सार्वभौमिक योग्यता है, क्योंकि ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहाँ भी संवेगात्मक बुद्धि ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास संवेगात्मक बुद्धि का जरूरत ना हो। सभी लोग जहाँ भी बैठे हैं, सब लोग कहीं न कहीं अपने संवेग को उचित नियंत्रण किए हैं, अपने आप को कमरे में सुरक्षित किए हैं कि कोई बाहरी एलिमेंट आपको डिस्टर्ब ना करे, या फिर कोई ऐसे इशूज ना होने पाए जिससे आपका मानसिक स्थिति जो इस समय उचित वातावरण में आप लोग हैं उससे आप डिस्टर्ब ना हो। संवेगात्मक बुद्धि व्यक्ति की एक जन्मजात योग्यता है। बेसिकली एकदम सही बात है। जन्मजात योग्यता किस लिए है? क्योंकि मूल प्रवृत्ति के आधार पे संवेगों की उत्पत्ति होती है, और संवेगों की उत्पत्ति को उचित प्रबंधन करने के लिए संवेगात्मक बुद्धि का प्रभाव आता है, इसीलिए जन्मजात योग्यता की बात की जाती है। संवेगात्मक बुद्धि व्यक्ति के प्रत्येक क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। अगर आपका संवेग आपके प्रभावी होंगे तो कोई भी कार्य आप सुचारू रूप से या तो उचित मानसिक स्थिति मना स्थिति में आप नहीं कर पाएंगे। संवेगात्मक बुद्धि में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता है, न कद काठी से हो सकता है, न बुद्धि विवेक से एक जैसे नहीं हो सकते हैं। ये मेडिकल साइंस हमारी कहती है कि 90.99% तो व्यक्ति एक हो सकते हैं, लेकिन 0.1% डिफरेंट तो है ही है। संवेगात्मक बुद्धि का संबंध न केवल अपने संवेगों को समझने से है, वरन दूसरे के संवेगों को उचित रूप से समझने से भी है। जैसे कि परिभाषित डेनियल गोलमैन ने अपनी परिभाषा में ये चीज इंडिकेट किया है कि अपने आप को संवेग संजय। खड़ा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसके स्किल्स क्या है, जब उसको आप समझेंगे, जब हम समझेंगे, कब समझेंगे? अमूर्त चिंतन के हिसाब से हम समझेंगे, तभी यह निष्कर्ष निकालेंगे उसके दिमाग में, उसके मन स्थिति में क्या चल रहा है। अगला है व्यक्ति में निहित गुणों व योग्यताओं के साथ ही संवेगात्मक बुद्धि भी उसकी उपलब्धियों के अर्जन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यानी आपको कितनी भी सफलता प्राप्त होनी है, कितना आपको उपलब्धि अचीवमेंट आप अर्जन करना है, तो इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत प्रभाव होता है, बहुत महत्वपूर्ण है उसमें योगदान के लिए। अब कुछ इमेजेस हैं, देखिए, देखने के बाद लग रहा है कुछ बॉडी लैंग्वेज उनके कि कुछ एकदम गुस्सा में है,
कुछ तनाव में है, कुछ स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, तो बॉडी लैंग्वेज से शारीरिक उनके जो बनावट होती है, जब इमोशन उनके संवेग प्रभावी हो जाते हैं, तो देखने के बाद पता चल सकता है कि हाँ किसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आईक्यू वर्सेस ईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन वर्सेस इमोशनल इंटेलिजेंस। संजय सर थोड़ा एक स्पीड सर कम कर दीजिए। ओके, जैसा कि एक रिसर्च के रिगार्डिंग बताया गया। संजय एक मिनट आप रुको बेटा। जिसको भी कोई भी अगर अपना कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो आप लोग रेज हैंड कर सकते हो वहां पर, ठीक है। ऐसे बीच में आप लोग उसको थोड़ा सा इंटरप्ट ना करो, ठीक है। कंटिन्यू करिए संजय, कंटिन्यू करिए। आईक्यू वर्सेस ईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन वर्सेस इमोशनल क्वेश्चन। एक रिसर्च के रिगार्डिंग ये डिसाइड किया गया है, वो रिसर्च के हिसाब से ये जान पता लगाया गया है कि जो भी हमारी सफलता होती है, किसी भी क्षेत्र की सफलता, इवन एजुकेशन फील्ड से नहीं कहीं भी होता है, अगर उसमें आपका 100% किसी चीज़ का होता है तो 100% में 80% आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का योगदान होता है, 20% ही योगदान आपका जो आईक्यू इंटेलिजेंस को हम कॉग्निटिव इंटेलिजेंस कहते हैं उसका योगदान होता है। संवेगात्मक बुद्धि का क्षेत्र। अब संवेगात्मक बुद्धि का क्षेत्र के बारे में जब प्रकाश डालते हैं, हम अब जानने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पे संवेगात्मक बुद्धि का स्वरूप न देखने को मिले। घर से लेकर विद्यालय, चिकित्सालय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मंच, औद्योगिक, व्यापारिक प्रतिष्ठान, प्रशासनिक क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में कहीं न कहीं संवेगात्मक बुद्धि का स्वरूप देखने को मिलता है। क्योंकि घर में अगर उचित वातावरण में नहीं होगा, उचित मना स्थिति सबकी नहीं होगी, घर में लड़ाई झगड़ा होते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं सारे लोग तनाव में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, एकाकीपन महसूस करेंगे, जिससे भी कोई भी व्यक्ति, अगर जरूरी नहीं कि शैक्षिक काम में संलिप्त हो सकता है, कोई अदर काम में काम करने के लिए जा रहा, तो जब उसकी मना स्थिति अच्छी नहीं होगी तो बेहतर परिणाम नहीं दे पाएगा। बात करें विद्यालय की, तो विद्यालय का स्वरूप, चाहे भौतिक स्वरूप की बात किया जाए, चाहे हमारी क्लासरूम के जितने भी रिसोर्सेज हैं, अगर उचित तरीके से नहीं होंगी, तो कई बार अगर आईसीटी के माध्यम से हम टीचिंग कर रहे हैं, अगर हमारे प्रोजेक्टर हैं, हमारे पास लाइट की रिसोर्सेज है, अगर उसमें व्यवधान आता है, तो कहीं ना कहीं जब व्यवधान आएगा तो हमारी जो पढ़ाई होगी वो बाधित होगी, तो टीचर भी होंगे, स्टूडेंट भी होंगे, दोनों लोगों का दिमाग प्रभावित होगा और स्ट्रेस में हो जाएंगे, अरे ये सारे व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। चिकित्सालय के क्षेत्र में देखें तो चिकित्सालय भी तो हॉस्पिटल तो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है इमोशन के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जब जो भी एडमिट होता है, इस समय तो देखा ही जा सकता है कि परिस्थिति एकदम विकट है, कि लोगों के पास कोई धैर्य नहीं है, कोई क्षमता नहीं बची हुई, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनके पास एक सकारात्मक व्यू लेकर आप जाएंगे, क्योंकि नर्स जो डॉक्टर होते हैं हमेशा उनको यही बताया जाता है कि आपको मरीजों के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करना है, हमेशा पॉजिटिव वे में रहना है, कोई भी गलत काम कर रहे हैं थोड़ा सा आप खुश खुश रहिए, मजाकिया मूड में करिए, इंटरेक्ट करिए अच्छे तरीके, जिससे उनकी जो बीमारी है, वास्तविक बीमारी थोड़ा से कम हो सके, क्योंकि ऑलरेडी तो जूझ ही रहे हैं। तो इसलिए चिकित्सालय क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा इसका महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक मंच, क्योंकि सामाजिक, हर व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, हम लोग सामाजिक प्राणी है, समाज में अंतःक्रिया करते हैं, समाज का एक अभिन्न अंग है। तो समाज में जब दो सबको रहना है, वो चाहे हो सकता है कि आप अंतर्मुखी हो जाएं तो आपसे किसी से कोई इंटरेक्ट करने की जरूरत, लेकिन आप अंतर उभयमुखी बहिर्मुखी के किसी भी व्यक्तित्व के बालक हैं, तो आपको कहीं ना कहीं समाज से का इंटरेक्ट करना है, तो आप उचित प्रबंधन करेंगे अपने संवेगों को, कब क्या बातें कौन सी जगह करनी है। सांस्कृतिक मंच की बात करें तो कोई भी समाज हो, कोई भी ग्राम सभा हो, कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी जिला हो, तो कई भी संस्कृतियों को समेटे हुआ होता है, कई भी धर्म के लोग रहते हैं, कई रीति रिवाज होते हैं, तो ऐसे सभी धर्मों का समान अधिकार है, सभी लोगों को एक अच्छे तरीके से स्वस्थ मस्तिष्क से आपसे देखिए, वो सांप्रदायिक जितने भी दंगे हो रहे हैं इस समय, कि उसको भी समझने के लिए कोशिश रहती है कि भाई देखिए सांप्रदायिक दंगा न होने पाए, वहाँ उचित संवेग को अपने आप को काबू करके आप मैनेज कर सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र, जितनी भी प्राइवेट कंपनियां चल रही हैं, वहाँ भी बहुत बॉस से लेकर जितने भी लेबर वर्कर तक हैं, उनकी पूरी एक जो हायरार्की बनी होती है, वहीं कहीं ना कहीं वो संवेगात्मक बुद्धि से जुड़ा होता है,
उनको इस तरीके से मैनेज किया जाता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक जो एक क्रम बना हुआ वो कैसे एक दूसरे से सहसंबंध स्थापित करे, सौहार्दपूर्ण रिश्ते रखे, जिससे जो कंपनी का जो एक मोटो है उसको प्राप्त किया जा सके। अगर बॉस का गुस्सा लेबर पे आएगा तो लेबर का मेंटल प्रभावित होगा, जब लेबर प्रभावित होंगे तो उसका जो अचीवमेंट है वो प्रभावित होगा। व्यापारिक प्रतिष्ठान देख लिए, जितने भी मॉल्स हैं, जो भी दुकान है, जहाँ भी चीजें हैं, कि आदमी कहता है, हर दुकान वाला ही मालिक जो होता है कि हमको ऐसे कुशल व्यक्ति चाहिए, ऐसे वाली एंटर चाहिए जो अच्छे तरीके से कस्टमर को डील कर पाए। तो कब डील कर पाएगा? जब लोगों की मन स्थिति को, उसकी मानसिक स्थिति को समझ पाएगा तभी। प्रशासनिक क्षेत्र की बात करें तो जितने भी प्रशासनिक मतलब आपके चाहे जिला के अधिकारी हो, आपके एसडीएम, तहसीलदार, जितने भी ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी परीक्षा कंडक्ट करवाने यूपीएससी जैसी आईएएस परीक्षा कंडक्ट कराती है, उसमें तो स्पेशली इमोशनल इंटेलिजेंस का एक पेपर ही रखा जाता है इस इथिक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनको इस तरीके से डेवलप करना है जो समाज में जाकर लोगों से कैसे सहसंबंध स्थापित करे, कैसे लोगों की भावनाओं को समझ सकें, क्योंकि कई धर्मों के, कई जातियों के लोग वहाँ पे रहते हैं। अब बात करते हैं गोलमैन के द्वारा संवेगात्मक बुद्धि के 5 योग्यताएं हैं। कौन सी योग्यताएं हैं? स्वजागरूकता सेल्फ अवेयरनेस। अपने आप को पहले इतना मजबूत करिए, अपने आप को इतना कंट्रोल करिए अपने से कि हाँ, हमारी स्थिति क्या है, हमारे क्या पोटेंशियल क्या है, हमारी क्या योग्यताएं हैं, उसको पहचानिए, उसको जानिए, दिन आगे इम्प्लीमेंट करिए, या फिर दूसरे से उसी उद्देश्य के साथ क्षमता उम्मीद करिए कि हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। स्वनियंत्रण बहुत ज्यादा आक्रामक में, बहुत ज्यादा आक्रोश में आके कोई निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि जब तक उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी ना प्राप्त कर लें तो आक्रोश में आके कोई निर्णय लेना हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे मानसिक स्थिति के लिए, हमारे समाज के लिए, हम जिस पर्यावरण में हो रहे हैं उन सब के लिए बहुत घातक हो सकता है। मोटिवेशन। अब बात करते हैं मोटिवेशन। तो मोटिवेशन जो होता है एक सेल्फ अभिप्रेरणा होता है, या इसको कहते हैं सेल्फ अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा का मतलब जब ये चीजें देखने को मिलती है कई बार, तो मान लीजिए मोटिवेशन तो होना है, लेकिन जब हमारे टारगेट मान लीजिए बहुत बड़े हों, हमारे अचीवमेंट जो हमारे गोल हमने निर्धारित किया अगर बहुत बड़े हैं, तो कई बार क्या होता है, बाहरी अभिप्रेरणा तो हमें नहीं मिल पाती, लेकिन कंडीशन फिर क्या हो जाती है, खुद ब खुद अपने आप से हमको स्व प्रेरणा होने की संभावना होती है। क्योंकि इसके पहले सेल्फ मोटिवेशन की बात लगा था, सेल्फ नहीं हो पाया इसमें, लेकिन मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा, कि स्वयं से अभिप्रेरित होना। तो जब हमेशा नहीं कि आपको कोई बाहरी लोग प्रेरित करेंगे तभी आप हो पाएंगे, क्योंकि हो सकता है जो आप चुनौती से निपटना चाहते हैं उसमें लोग इस तरीके का आपको आश्वासन दे दे, झूठा आश्वासन दे दे, उस सब्जेक्ट से संबंधित ना हो, लेकिन फिर भी तो ऐसी चीजों को आपको बचना है। बचने के बाद आपको स्व अभिप्रेरित होके ही अपने जो लक्ष्य है, आपके ऑब्जेक्टिव हैं, उसकी ओर उन्मुख होना है। अब बात करते हैं इम्पैथी। यहाँ पे थोड़ा से टाइपिंग ही रह रहा है। इम्पैथी हिंदी होगा इसकी समानुभूति। तो थोड़ा सा आप लोग इसको देखिएगा, समानुभूति, क्योंकि सिंपैथी जो होती है उसकी सहानुभूति हिंदी होती है, तो इसको समझेंगे थोड़ा। इम्पैथी और सिंपैथी दोनों जानेंगे। अगर बात करते हैं इम्पैथी और सिंपैथी, तो जो इम्पैथी है, एक सेकेंड, हाँ, जो इम्पैथी और वर्सेस सिंपैथी की बात करते हैं, तो सिंपैथी जो है बेसिकली ये पैथोस सबसे बना हुआ है। पैथोस का क्या अर्थ होता है, ये ग्रीक लैंग्वेज में है, जिसका होता है फीलिंग या सफरिंग, यानी महसूस करना या किसी की परेशानी या दुख को महसूस करना। मेडिकल साइंस का जो एक पैथोलॉजी शब्द है यहीं से बन के निकला हुआ है, क्योंकि किसी भी समस्या को, किसी की परेशानी को, किसी के दुख को आप आइडेंटिफाई कर पाओ ब्लडिंग के द्वारा, क्योंकि क्या समस्याएं हैं। अब इसका तो अगर सिंपैथी का बेसिकली ये भी एक योग्यता की बात करती है, और इसका जो अर्थ होता है किसी दूसरे व्यक्तियों की सहानुभूति को समझना, इम्पैथी बात करती है। अगर सिंपैथी, अगर इम्पैथी की बात करते हैं तो इम्पैथी क्या होती है, ये भी वही पैथोस शब्द से इसका भी ओरिजिन हुआ है। ये भी एक योग्यता है। योग्यता ये क्या हो करता है,
कि समानुभूति एक दूसरे को मना स्थिति को समझती है। वहां पे क्या करते हैं, एक दूसरे की समस्या को हम महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ भी एम्पैथी क्या बात करती है, समानुभूति किसी दूसरे व्यक्तियों के मना स्थिति को समझने की योग्यता है, उसे एम्पैथी करते हैं। इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एम्पैथी और सिंपैथी के वर्सेस में दोनों एग्जांपल हम देखिए कोरिलेशन करते हुए बताते हैं कि सिंपैथी समझ के महसूस करना, एम्पैथी क्या होता है, मना स्थितियों को यानी वास्तविक क्या समस्या उसको पहचानना। उसके हिसाब से एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई तीन दोस्त हैं, तीन बहुत क्लीग दोस्त हैं, बहुत क्लोज दोस्त हैं, बचपन के मित्र हैं, ए बी सी कोई मित्र हैं। मान लीजिए ए का जो प्रोसेस वो है तैयारी करने का क्षेत्र है, मान लीजिए वो तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है। अब बी वाला जो दोस्त है वो भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, और सी जो है वो भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब ए तो एसएससी से उसका व्यवसाय क्या कहते हैं क्षेत्र है, एसएससी की तैयारी कर रहा है। बी वाला जो दोस्त है वो तैयारी कर रहा है, उसका भी एमएड हो चुका है और नेट की तैयारी कर रहा है एजुकेशन से। और जो सी वाला है वो भी एमएड किया हुआ था नेट की तैयारी, लेकिन वो क्या हुआ 3 साल पहले वो नेट क्वालिफाई हो चुका है। अब बी वाला वर्तमान में तैयारी कर रहा है किसकी, नेट क्वालिफाई करने के लिए, और ए जो है आपका एसएससी की तैयारी कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं तीनों लोग बहुत अच्छे मित्र हैं। अब क्या होता है, बी वाला जो फर्स्ट टाइम अभी तैयारी इंट्रेंस दे रहा है नेट का, उस क्या होता है कि बेचारा दुर्भाग्यवश फेल हो जाता है, बहुत स्ट्रेस में हो जाता है, बहुत तनाव हो जाता है। तब क्या कहता है, तो बहुत दुख हो जाता है। तो ए वाला कहता है अरे भाई क्या हुआ, कहा अरे कुछ नहीं हुआ यार, रिजल्ट आया है, खराब हो गया, क्या बताएं। तो क्या कहता है, अच्छा चलो ठीक है, समझ रहे हैं तुम्हारे दुख को महसूस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो फिर से करना। लेकिन यही बात जब सी वाला सुनता है, सी वाला तो ऑलरेडी 3 साल पहले नेट क्वालिफाई कर चुका है। अब वो देखिए क्या कहता है, अब एक ही जो भावना उसके पास गई, उसकी एक ही भावना क्या है, सिंपैथी। बेसिकली उस क्षेत्र से संबंध उसका नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी समस्या को महसूस किया। अब जब सी वाला जानता है, सी वाला कहता हाँ भाई समझ रहे हैं तुम्हारी माना स्थिति की, यार दिक्कत हमें भी हुई, परेशान मत हो, क्योंकि हम भी जब नेट दे रहे थे तो कुछ चीजें देखो, हो सकता है तुमसे रिसर्च वाला टॉपिक छूट गया हो, या कोई तुम्हारा फिलासफी वाला कुछ छूट गया, हाँ कोई दिक्कत तो है। अब क्या हो रहा है, वहां पे उसकी इम्पैथी हो रही है। इम्पैथी मीन मतलब उसकी वास्तविक समस्या क्या है, उसकी मना स्थिति क्या है, उस मना स्थिति को समझना है। क्योंकि जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस में बात करते हैं इम्पैथी का, तो इम्पैथी का मतलब यही होता है कि जब दूसरे के भावों को, वास्तविक समस्या क्या है उसको जब समझोगे, समझने के बाद जब उसका फीडबैक देंगे आप, फीडबैक मीन्स मतलब जानना पहचानना नहीं, साथ ही साथ उसका सहयोग करना, तब इम्पैथी वहां पे आ जाती है। और संवेगात्मक बुद्धि जो डेनियल गोलमैन ने बात की है, इसी के अकॉर्डिंग कही है। क्योंकि उन्होंने एम्पैथी के 3 आयाम बताए थे, 3 लेवल जो उन्होंने बताया था। फर्स्ट लेवल कि कॉग्निटिव, इमोटिव और कंपनसेट। कंपनसेट कॉग्निटिव मतलब एक संज्ञानात्मक की बात उन्होंने की है, और इमोटिव मतलब भावात्मक, और कंपनसेट मतलब करुणात्मक या दयालु। अब उन्होंने कहा कि एम्पैथी वाला जो व्यक्ति होगा वो सारी समस्याओं का संज्ञान करेगा, लेकिन ए वाला व्यक्ति क्या कर रहा था, जो एसएससी की तैयारी कर रहा था, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहा था, कॉग्निटिव नहीं कर रहा था, बस वो महसूस कर रहा था। तो क्या कर रहा था, उसके भाव मतलब दुख के भाव उसमें आ रहे थे, मेरा दोस्त दुखी है तो मैं भी दुखी हो रहा हूँ। बस उसके अंदर 2 लेवल आ रहे थे, सिंपैथी में 2 लेवल होते हैं, इमोटिव और कंपनसेटिव। लेकिन जब सिंपैथी में 2 लेवल होते हैं, इमोटिव और कंपेंसेटिव। और एम्पैथी की बात करते हैं तो 3 लेवल आते हैं, इसे डेनियल गोलमैन ने बताया है, कॉग्निटिव, इमोटिव और कंपेंसेटिव। तो क्या करेगा सी वाला व्यक्ति जो 3 साल एगो क्वालिफाई कर चुका है नेट, तो क्या कर उसे समस्या को, कॉग्निटिव को अंडरस्टैंड करेगा, नहीं समझेगा। समझने के बाद क्या कर, उसकी भावना क्या, उसके मना स्थिति को, वास्तविक को समझेगा। समझने के बाद कोशिश करेगा मदद करने का। तो ये होगा एम्पैथी। और सिंपैथी का क्या वास्तविक स्वरूप क्या था उसको समझाने की हमने कोशिश की। अब बात करते हैं सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल जब बात करेंगे तो सबसे पहले दिमाग हमारा जाता है कि उधर क्या कहते हैं आपका हार्वर्ड गार्डनर और उसके थांडाइक ने बताया कि सामाजिक स्किल क्या होता है। क्योंकि जब आप सामाजिक स्किल की हम बात करते हैं तो 4 के ऊपर के जो 4 आयाम हो चुके हैं, कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हुए फाइनली आके इस स्टेज पे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि अब हम अपने आप में सेल्फ जागरूक भी हो गए हैं, अपने आप को स्वनियंत्रण करने की भी क्षमता आ गई है, मोटिवेट भी करने की जो क्षमता भी आ गई है, सही गलत का निर्णय करते हुए सहानुभूति और समानुभूति जैसे क्वालिटी भी हमारे पास डेवलप हो गई। हाँ, अब हम इस सोशल स्किल्स जो है उनसे लड़ने की हमारे पास क्षमता आ गई है। क्योंकि
सामान्य सामाजिक बुद्धि इस बात की वकालत करती है कि अपनी उस योग्यता को दैनिक जीवन के विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में सामंजस्य बनाने, अब सामंजस्य बनाने दैनिक परिस्थितियां वो कुछ भी हो सकती हैं, वो आपको मोटिवेशन की बात भी हो सकती है, स्वनियंत्रण की बात भी हो सकती है, स्व जागरूकता की बात हो सकती है और समानुभूति की बात हो सकती है। तो इसीलिए कहा गया परिस्थितियों में सामंजस्य बनाने में सामाजिक बुद्धि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब आते देखते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि की पहचान कैसे की जाए, कैसे पता चले कोई व्यक्ति किस तरीके से संवेगात्मक तरीके से तनाव में है, कुछ कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। बात फर्स्ट है जैसे कम्युनिकेशन, संप्रेषण। जब हम किसी एक दूसरे से बात करते हैं, बात करने के बाद कभी लग जाता है उसका बॉडी लैंग्वेज, उसके फेस, उसके स्माइल, उसके बोलने के तरीके, उसकी आवाज़ की टोन, ये सब चीज़ें जब बात करते समय जब हम नोटिस करते हैं, लगता है कहीं ना कहीं इसकी आवाज़ जो है ना जो होनी चाहिए, वह संतुलित होनी चाहिए, नियंत्रित होनी चाहिए, वो नहीं है। स्माइल भी बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से इसने कहीं ना कहीं ये तनावपूर्ण ग्रसित है, कोई ना कोई बात है, वो तुरंत पहचान जाते भाई क्या बात है, कुछ तो तुम्हारे चेहरे से ऐसा लग रहा है। क्योंकि कब जान पाते हैं हम, जब कम्युनिकेशन करते हैं। तो दूसरा क्या है, डिसीजन मेकिंग, निर्णय करना। बहुत बड़ा एस्पेक्ट है ये किसी भी क्षेत्र के लिए। डिसीजन मेकिंग, आप अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के अनुसार आप डिसीजन लीजिए। और समस्या समाधान, अब दोनों के एक उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि मैम रिसर्च पढ़ा रही है, रिसर्च के पीरियड में, तो वहाँ पे होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई रिसर्च प्रपोजल टॉपिक जैसे चल रहा है, रिसर्च प्रपोजल जैसे टॉपिक में हाइपोथेसिस चल रहा है। अब हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन मोड पे, तो सबके तो इंटरेक्ट फेस कटिंग देख नहीं पा रहे हैं मैम। अगर देखने के बाद क्लास में होता तो देख पाते हाँ कौन ज्यादा बेचैनी दिख रहा है, कौन नहीं। क्योंकि जब हाइपोथेसिस बनाने की बात की कि चलो तुम लोग हाइपोथेसिस 5 मिनट के बाद बनाओ, हम पूछते हैं, तो क्लास में जब होता कम्युनिकेशन तो पहचान जाती। अब हम ऑनलाइन मोड पे हैं, तो क्या होता है कि उस समय तो मैम ने पूछा पढ़ाते समय भैया हाँ समझ में आ गया सबको, तो सब लोग एकदम शांत है, हाँ समझ में आ गया, समझ। लेकिन जैसे मैम तो अब निर्णय कैसे ले रहे हैं, निर्णय ऐसे ले रहे हैं कि कोई नहीं पूछ रहा है तो हम भी नहीं पूछेंगे, जो सब पूछेंगे तो हम भी पूछ लेंगे। मतलब अपनी क्षमता, अपनी योग्यता आप परख नहीं रहे हो, दूसरे का देख रहे हो, तो आपका यहाँ निर्णय क्षमता क्या होगा, बहुत कमजोर होता जा रहा है। अब कब कमजोर महसूस होगा, अब आगे देखते हैं समस्या समाधान। जब मान लीजिए मैम ने समस्या क्या दिया कि नल हाइपोथेसिस की आप एक दो एग्जांपल बना के 5 मिनट बाद हमें बताइए, अब समस्या क्या हो जाती, आपने तो निर्णय उचित लिया ही नहीं था कि आपको समझ में आया नहीं था, अब आपने पूछा नहीं। अब जब समस्या यहाँ बन गई कि पूछना है आपको बताइए, तो समस्या क्रिएट हो गई, तो समस्या समाधान भी उचित तरीके से नहीं हो पाएगी। तो मैम को पता चलेगा अच्छा इन्होंने गलत है, लेकिन गलत है कहाँ से गलत है, लेकिन निर्णय क्षमता किसका कमजोर है, आपको कमजोर है। लेकिन मैम तो समस्या का समाधान गलत आपने दिया, तो तुम्हें तो समाधान कर देंगी। लेकिन इसको इसको समझने की जरूरत हमें और आपकी है। अगली बात करते हैं सहभागिता, शेयरिंग। शेयरिंग की बात करते हैं तो ये बंटवारा, किसी भी कार्य को समान रूप से, जैसे मान लीजिए फर्स्ट पेपर में जो भी हेड सर का पेपर है, उसमें शेयरिंग करके बता दिया जाता है ग्रुप में आप लोग काम करिएगा, कि ग्रुप में डिवाइडेड कर दीजिए बराबर बराबर भाग में कि इतना प्रेजेंटेशन हमको करना है, इतना उनको करना है। तो वो भी अब सबको तो बांट दिया जाता है, लेकिन सबके सोचने समझने की तार्किक क्षमता अलग अलग हो सकती है। अब कोई व्यक्ति जल्दी कवर करेगा, कोई कम करेगा, जो जल्दी कर लेगा तो ज्यादा अपने आप को खुशी महसूस करेगा, जो कम कर पाएगा वो स्ट्रेस में रहेगा, तनाव में रहेगा। तो जब देखेंगे तो पता लगेगा कि हाँ नहीं हम ये नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां से भी पहचान हो जाती है कि हाँ कहीं ना कहीं ये संवेगात्मक बुद्धि इनके कहीं ना कहीं संवेग इनके प्रभावी हो रहे हैं। धैर्य, पेशेंस। धैर्य बहुत बड़ी चीज है, तो बहुत ज्यादा अति उत्साह में बहुत अग्रेसिव होकर तत्काल का फीडबैक नहीं देना चाहिए। कि क्लास में कई बार होता है कि जब तक एक दूसरे के बात खत्म ना हो जाए, कोशिश किया जाता है कि बातें अपनी ना रखनी चाहिए, कि बार बार आपसे कहें कि हाँ ठीक है सारे लोग यहाँ पे आए हैं खुली स्पर्धा क्वालिफाई करके, लेकिन बस एक थोड़ी सी बात सुनने की जरूरत है। क्योंकि जब तक आप सुनोगे नहीं, जब तक बीच में किसी की बात हो रही होती है, जब हम बीच में बोलने लगते हैं तो क्या होता है, जो हमारा सामने वाला व्यक्ति होता है जो बता रहा होता है, उसके भी तनाव आज, उसको भी संवेग जो उसके प्रभावी हो जाते हैं, वो अनियंत्रित हो जाते हैं। साथ साथ अब जब उसका जवाब होता था कि आपको कह रहे तो बाद में पूछना चाहिए, जब उनको भी ये बोल दिया गया कि आपको बाद में पूछना चाहिए, तो उनको भी गुस्सा, अरे हम सही तो पूछ रहे थे। तो कहीं ना कहीं संवेग का उचित प्रबंधन करने की जरूरत है, उचित तरीके से प्रयोग करिए और धैर्य धारण तभी हो सकता है। अब अगला है श्रव्य क्षमता, सुनने की क्षमता। एक अच्छा वक्ता
वही हो सकता है जो एक अच्छा श्रोता होगा। जब तक आप अपनी बातों के दूसरे की बातों को सुनिए समझिए, बीच में टिप 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 करने से अच्छा है कि पहले जब तक पूरी बातों को सुनिए, उसकी बातों में उसकी भावना कैसे निहित है, उस भावनाओं को तह तक जानने की कोशिश करिए, जब तो उसके बाद ही आप कुछ फीडबैक उसमें दीजिए। सामूहिकता, अब देखिए शेयरिंग और सामूहिकता में डिफरेंस इतना है क्योंकि वहां पे आपको इक्विवेलेंट बांट दिया जाता था, बंटवारा जो होता था बराबर बराबर भागों में। अब आप अपनी क्षमता के अनुसार, कोई अच्छा करता है, कोई बेहतर करता है, अब वो बेहतर के हिसाब से उसको परिणाम मिलते हैं, तो लगता है कि हाँ, हमने भी अच्छा काम कर लिया, कहीं कहीं ना कहीं उनकी योग्यता में कमी रह गई। और सामूहिकता की जब बात आती है तो इसमें क्या होता है, किसी एक लीडर के रिगार्डिंग हमको काम करना पड़ता है, कोई समूह प्रमुख होता है, और समूह प्रमुख के नीचे पूरी एक टीम होती है, टीम के रिगार्डिंग उसको काम करना होता है। अब वो जो समय समय बांट देता है कि भाई आपको ये काम करना है, लेकिन कंट्रोलिंग पार्टी किसके पास रहती है, कोई ये हेड होता है। तब उस हेड भी चिन्हित करता है, कोई व्यक्ति ऐसे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से उचित समय में सारे काम पूरा कर देते हैं, लेकिन कोई नहीं कर पाता है। तो हेड प्रमुख क्या होता है, देखता है कि अगर दूसरा व्यक्ति, तीसरा तो सही है, चौथा क्या आएगा, थोड़ा सा तनाव में रहता है, गुस्सा में, इसके मतलब जो इसको काम दिया गया है कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसके योग्यता और इसके क्षमता से बहुत ज्यादा है, तो वो चिन्हित कर पाता है, कहता है कि हाँ चलो ठीक भाई, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम्हें हम दूसरा काम देते हैं। तो वहां भी ये पहचान हो जाती है। आगे जब देखते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि को बढ़ाने के लिए 5 कौशल, स्किल कौन कौन से, डेलियन गोलमैन और उनके साथियों ने कुछ स्किल दिए हैं कैसे बढ़ाया जाए। तो अपने तनाव को कम करने की योग्यता, भाई कैसे कम किया जाए, तो अपने तनाव को कम करने की योग्यता फर्स्ट डाल है। इसमें क्या होता है कि जितने भी अंतरंग मतलब आपके जो तनाव है महसूस कर पा रहे हैं, जो अभी आप हम लोगों ने पढ़ा कि सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं जागरूकता, उसको जब पहचान लोगे आप, जब पहचानने के बाद तो जब आप अपने आप को कहीं इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो बेहतर तरीके से परिणाम होगा, क्योंकि पहचान चुके होते हैं अपने तनाव की जो अनुक्रिया है, जो रिस्पांस आ रहे हैं किस तरीके से आ रहे हैं, उसको जज करिए, पहचानिए, देन आगे आप फॉलो, आप उसको कहीं इम्प्लीमेंट करिए। अगला है अपने संवेगों को पहचानने तथा प्रबंधन करने की योग्यता। वही बात है कि अपने संवेगों को पहचानिए, देन उसका उचित प्रबंधन करिए, तो साथ ही साथ उसका आप आगे प्रयोग करिए। जब तक अपने संवेग किस तरीके से हैं, गुस्से वाले हैं, तनाव वाले हैं, क्रोध वाले, भय वाले, कौन से संवेग हैं, आप उसको पहचानिए, तब जाके आप उसको प्रबंधन करिए, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करिए। अशाब्दिक संप्रेषण, इसके अंतर्गत देखते हैं हम कि किसी एक दूसरे के व्यक्ति को भावों को पहचानना, भावों को मतलब उसको बॉडी लैंग्वेज को देखना, कोई बोल नहीं रहा फिर भी आप चिन्हित कर लीजिए क्या बोलना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है, क्या कहना चाहता है, कुछ भी ना बोल के एक दूसरे को कैसे हम जज कर लें अपने आंखों के द्वारा कि हाँ ये क्या करता है, उसकी आंखों से आई कांटेक्ट संपर्क करते कि हाँ ये क्या सोच रहा होगा, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि क्लास में कई बार होता है कि क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो पूरे एक क्लास की पूरी जो गैदरिंग होती है 45-50 के आसपास होती है, तो टीचर की प्रति व्यक्ति पे जिम्मेदार वो क्या कहते हैं नजर होती है कि किसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। कई बार जब टीचर बोलते हैं तो दिमाग कहाँ है आपका, क्या सोच रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ छात्र क्या कहते हैं, हाँ हाँ समझ में आ रहा है, लेकिन सही चीजें हैं, टीचर जो जज कर पा रहा है वही है। लेकिन बस ये होता स्वाभिमान की बात होती है, अगर कुछ बोल दिया जाएगा हाँ नहीं मैम ये ऐसा तो नहीं, सर ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हम समझ पाते हैं, समझने के बाद उनको अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनको संवेगात्मक बुद्धि बढ़ाने का स्वरूप में आ सकता है। लेकिन जब एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे हाँ भाई ऐसी गलती हम नहीं कर रहे हैं, तो टीचर भी कहेगा हाँ चलो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चिन्हित कर लेता है। मनोविनोद तथा खेल का चुनौतियों से सामना करने के लिए प्रयोग करने की योग्यता। अब मनोविनोद क्या है, कैसे आप बढ़ा सकते हो इसको इस कंटेंट के हिसाब से अपने संवेगात्मक बुद्धि को, तो मनोविनोद मतलब अपने दिनचर्या में ऐसे मनोरंजन खेल खेलिए, ऐसे मनोरंजन खेल के लिए, ऐसे अपने रुचियों के अनुसार खेल के लिए जिससे आपको तनाव न पैदा हो, और साथ ही साथ जैसे खेल चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रयोग करने की योग्यता। क्योंकि अब जब मान लीजिए कोई मनोरंजन का खेल खेलें, मान लीजिए क्रिकेट खेलना है, जब क्रिकेट खेलेंगे तो आप जाहिर सी बात वहाँ कम से कम 20-22 की एक टीम होगी, आप वहाँ पे जब आप जाओगे तो लगेगा कि हाँ सब कोई बात होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा चुनौतियां होगी। कोई अगर गांव का मैच खेल रहा होता तो वहां भी ऐसी समस्या आएंगी, कोई जल्दी ओपनिंग करना चाहेगा, कोई फील्डिंग करना चाहेगा, तो सब लोग एक दूसरे को क्या करेंगे, आगे पीछे करने की कोशिश करेंगे, कोई गुस्सा हो कोई तनाव हो, लेकिन फिर भी उस तनाव गुस्से में देखिए किस तरीके से समरसता स्थापित होती है, कैसे सामंजस्य स्थापित करके लोग एक दूसरे खेल की भावना से खेलते रहते हैं। जब ये स्थिति कई दिन पुनरावृत्ति होती रहती है तो वो व्यक्ति के अंदर जो संवेग बहुत ज्यादा तुरंत हावी हो जाते हैं, तो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल होने का मतलब कि स्वयं को सहज और
ऊर्जावान महसूस करने लगा कि हाँ नहीं ठीक है, क्योंकि सभी लोग तो ऐसे चुनौतीपूर्ण से निपटते हैं, हम भी अपने संवेग को काबू करेंगे, जिससे उचित प्रबंधन करके आगे जो हमारे इतना तत्काल में गुस्सा आ जाते हैं गुस्सा हमारे नहीं आएंगे। अगला है द्वंद्वों को सही ढंग व विश्वास के साथ समाधान करने की व्यवस्था। अब जो आपके अंतर्द्वंद मन में आ रहे हैं उसको समझने की जरूरत है, उसको चिन्हित करने की जरूरत है, उसका औचित्य क्या है, उसका चुनाव करें कि सही है कि क्या गलत है। अगर बहुत ज्यादा पीड़ादायक व्यवहार है तो उसको कोशिश करिए कि कोई बोल दिया है तो कोशिश करिए चलो माफ कर देते हैं, ये अपने मन से कहते हैं कि हाँ गलत है, हम ही गलत थे। या फिर हो सकता है कि बहुत ऐसा कोई काम आप उठाने जा रहे हो कि लगता है कि हमारे बस की बात नहीं है, नहीं कर पाएंगे, बहुत कठिन लग रहा है, बहुत भारी है, तो कोशिश करिए उत्तर थोड़ा उसको डिनाई करके कुछ दूसरा काम करिए, क्योंकि जब तक उसमें उलझे रहेंगे तो आपका तनाव वो और बढ़ता चला जाएगा, तो जो और चीजें हैं वो आप उस समय नहीं कर पाओगे। इसके अलावा कुछ और तनाव जैसे बढ़ा सकते हैं आपके किसी ऐसे आदर्श व्यक्तियों की कहानियां सुना के और उनके जीवन वृत्तांत के संघर्ष के बारे में सुना के, कि भाई जैसे अगर बात करते हैं अब्राहम लिंकन की बात कर लीजिए, तो उन्होंने कई बार उन्होंने चुनाव हारा, कई बार चुनाव हो रहा, लेकिन फाइनली देखा उन्होंने राष्ट्रपति तक का यात्रा तय किया। तो उससे जानने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि भाई देखिए वो जब इतना ज्यादा सफल हुए होंगे, ऐसे कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो तो एक एग्जाम्पल हमने दे दिया कि असफल होने के बाद भी उन्होंने उतना ज्यादा स्ट्रेस में नहीं आया, उतना ज्यादा क्रोध भय उनके तनाव नहीं आता था, लेकिन बस प्रयास करते कि उनके पास जो था कि हाँ हमको करना था करना है। तो उस तरीके से भी एक प्रभाव दिखता है कि अगर किसी जीवन वृत्तांत कहानी सुना दिया जाए तो संघर्षपूर्ण होता है, तो वो भी बच्चे के अंदर एक ऐसा मोटिवेट तैयार होता है कि हाँ ठीक है, समस्या उनके भी तो समस्या हमारे पास होगी, तो उसको हम झेल लेंगे, बहुत ज्यादा तनाव गुस्सा मानने की जरूरत नहीं है। अब संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता की बात करते हैं, तो व्यक्ति जीवन में कितना सफल हो सकता है उसकी भविष्यवाणी ई के द्वारा ही की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, क्योंकि जब तक व्यक्ति की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तब तक उसको कितना अचीवमेंट उपलब्ध प्राप्त करना है वो निर्धारित नहीं कर पाएगा, भले उसके पास जाए जितना। अगर बहुत ज्यादा वो स्ट्रेस में रहता है, बहुत क्रोध में रहता है, हमेशा एकदम अंतर्मुखी बालक बन के रहेगा, किसी से इंटरेक्ट नहीं करेगा, अपनी समस्याओं को बताएगा नहीं, समझेगा नहीं, लगता है कि हाँ हम भी सबसे ज्यादा अच्छे हैं, तो भी वो नहीं हो पाएगा। जीवन को सुखमय शांति प्रिय बनाने में इसका योगदान होता है। जीवन को सुखमय शांति बनाने से प्रिय से तात्पर्य क्या है कि अगर आप किसी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना है, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ आना बैठना उठना है, तो आपको एक दूसरे से उचित तालमेल बैठाने के लिए एक दूसरे के संवेगों को समझेंगे, तभी उचित प्रबंधन हो पाएगा, तभी शांति प्रिय सुखमय जीवन आप व्यतीत कर पाएंगे। विद्यार्थी जीवन में आने वाली सफलताओं के पीछे भी इसका योगदान होता है। अब विद्यार्थी जीवन क्या देख लिए, सारे जीवन जितने भी है, अगर उस विद्यार्थी जीवन में से भी बात करें तो अगर तनाव है, गुस्सा है, क्योंकि आए दिन जिस तरीके से स्ट्रेस के आत्महत्या वाले केसेस स्टूडेंट में ज़्यादा देखने को मिल रही, कहीं ना कहीं उनके पास अच्छे तरीके से मोटिवेट करने वाले या तनाव को समझने देखने वाले लोग नहीं मिल पा रहे। कारण यही है कि वो लगता है कि हाँ नहीं मैं मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं, मैं भी कर ले रहा हूँ, सुसाइड कर ले रहा हूँ, वो चीज़ें बहुत बढ़ते जा भी रहे हैं। लेकिन अगर उनको समझना चाहिए कि सही समय पर उनको उचित प्रबंधन किया जाए कि नहीं, समस्याएं ऐसी सबके साथ आती है, तो उसका भी निराकरण हो सकता है। कामकाज की दुनिया में निपुणता प्राप्त करने में भी यह आवश्यक है। कामकाज की दुनिया मतलब समाज का या राज्य का या देश का, ग्राम का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे इस इमोशनल इंटेलिजेंस संवेगात्मक बुद्धि की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अगर आप समाज में हो, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हो, एक दूसरे से साथ में रहते हो, बातें करते हो, तभी बातें आप कर पाओगे, जब एक दूसरे के संवेग को समझोगे तभी। समुदाय के अंतर्गत अपना स्थान बनाए रखने में भी योग का सहायक होता है। समुदाय के अंतर्गत हो, चाहे समुदाय किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जाति किसी भी मजहब का हो, लेकिन आप उचित प्रबंधन करके समझते हैं, जो भी अभी हमने 5 डेलियन गोल्डमैन के जो आयाम थे उसको पढ़ा, अगर उसके हिसाब से आपने सभी स्टेप को फॉलो किया है तो वो बढ़ सकता है। संबंधों में घनिष्ठता लाने में इसका योगदान होता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में वांछित सफलता प्राप्त करने में इसका योगदान होता है। ये रहा संदर्भ ग्रंथ सूची। ओके, थैंक यू क्लास। संजय, आपने बहुत ही अच्छा प्रयास किया। बेटा आपको थैंक यू आवाज आ मैम। रही है? यस मैम।
संजय ने बहुत अच्छा प्रयास किया संवेगात्मक बुद्धि को समझाने का। अब किसी भी स्टूडेंट्स के पास अगर कोई भी क्वेरी है उससे रिलेटेड तो वो पूछ सकता है। वन बाय वन पूछिएगा अपना माइक ऑन करके, ठीक है? यस सर। मेरा क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि का मेजरमेंट कैसे किया जाता है सर? देखिए, संवेगात्मक बुद्धि की जब मेजरमेंट की बात आती है, बेसिकली तो ये एक भावनात्मक बुद्धि है। भावनात्मक मतलब बुद्धि का मतलब विशेष है। इसके लिए एक क्वेश्चनायर पूरी बनाई जाती है और वो आपको इस आधार पे चिन्हित किया जाता है। उनकी भावनाओं को आप चिन्हित करिए, उसके बाद आप उसकी रेटिंग दीजिए, उसकी नंबरिंग आप खुद करेंगे। नंबरिंग करने के बाद तो पता चलेगा कि आपने, मान लीजिए कोई व्यक्ति को ऐसे आपने दे दिया कोई कॉलम, हम बताते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति को आप दे दिया उद्देश्य कि आपको कोई पाठ्यक्रम पढ़ने में कैसा लगता है, मतलब हमने पढ़ा दिया रिसर्च जैसा विषय पढ़ाया और रिसर्च के बाद हम फीडबैक उनसे लेना चाहते हैं कि आपको कैसा लगा। उनकी हम ईक्यू जांचना चाहते हैं कि किस तरीके से है। यूके के रेफरेंस में बात करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, तो क्या कहेंगे? हमेशा आपको अच्छा लगता है, प्राय आपको अच्छा लगता है, सामान्यता आपको अच्छा लगता है, कभी कभी अच्छा लगता है, कभी नहीं अच्छा लगता है। ये हमारे क्या हो गए, पैमाने हो गए मेजर करने के। अब इसके लिए जो हम मापन नंबरिंग करेंगे, मान लीजिए हमने हमेशा के लिए 5 नंबर दिया, प्राय के लिए 4 नंबर दिया, सामान्यता के लिए 3 नंबर दिया, कभी कभी के 2 लिया और कभी के नहीं 1 नंबर लिया। अब वो जब एक पूरा पैरल, एक पूरा समूह का मान लीजिए इंडिविजुअली आप पे हम मेजर करना चाह रहे हैं, तो जो नंबरिंग करने के बाद जब उसका हम एक मीन निकालेंगे, मीन निकालने के बाद ये निष्कर्ष निकालेंगे, हाँ मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं कि इतना लोगों को समझ में आए, इतना लोगों को नहीं समझ आया, या आपको समझ आया या चीजें आपको नहीं समझ में आया। बेसिकली के लिए इसका कोई लेबल नहीं है, क्योंकि भावनात्मक बुद्धि है ये, तो इस तरीके जज किया जा सकता है। सर इसमें फैक्ट कैसे पता होगा कि किस व्यक्ति में कितने इमोशनल इंटेलिजेंस है? वही चीजें तो, क्योंकि ये देखिए तो ये क्या है, एक भाव मिनट है। संजय, संजय एक मिनट। अभिषेक, क्या है कि जैसे गोलमैन ने जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसके कुछ डायमेंशंस बताए हुए हैं, ठीक है? तो गोलमैन ने जो इमोशनल इंटेलिजेंस के डायमेंशन बनाए हुए, उन डायमेंशंस से एसोसिएटेड कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जिन जो ऑब्जर्वेबल है, यानी जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही कुछ लोगों ने स्टैंडर्डाइज्ड टूल बनाए हुए हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। फिर उनके स्कोर, उनके स्टैंडर्डाइज्ड है तो उनके मैनुअल्स भी अवेलेबल है। तो आप क्या कर सकते हो, उन पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइज्ड मैनुअल्स को, सॉरी टेस्ट को अप्लाई कर सकते हो। फिर उनकी स्कोरिंग्स का इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाएगा उसको आप मैनुअल के थ्रू ये बता सकते हो कि किसी पर्टिकुलर इंसान में, किसी भी इंडिविजुअल में इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है। अब जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये जो इंटेलिजेंस है तो हम उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक? लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस को जैसे गोलमैन ने कुछ उसके डायमेंशंस बताए हैं, जैसे कि भी संजय ने आप सबको समझाया है, तो उन सारे डायमेंशंस को हम क्या कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज के थ्रू मेजर कर सकते हैं, ठीक? अब जब कुछ एक्टिविटीज के थ्रू मेजर कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर हम खुद बनाना चाहें कभी टूल, तो उस डायमेंशन पे आधारित क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है? हर डायमेंशंस को लेते हुए कुछ, फिर क्या करेंगे, उनको जब हम अपने जो भी हमारा सैंपल है उस पर अप्लाई करेंगे, तो उस हर डायमेंशन जो कि हमारी एक ऑब्जर्वेबल एक्टिविटी है उस पर किसी, जैसे मान लो 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल है, तो उस पर किसने कितना स्कोर किया है उसके आधार पे हम ये गणना कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है, ठीक है? अभिषेक समझ रहे हो आप? यस मैम, यस। और किसी को क्वेरी हो तो आप कोई और प्रश्न पूछ सकता है। यस मैम। संजय सर, ये मेरा प्रश्न था कि संवेगात्मक बुद्धि का हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं? जी, समय का, हाँ, आप जैसे हमसे बात कर रहे हो, आप भी यहाँ पे संवेगात्मक बुद्धि है। ये संवेग मीन्स मतलब क्या, बुद्धि देखिए क्या, बुद्धि संयोजन करने की क्षमता, अमूर्त चिंतन करने की क्षमता। संवेग क्या है, आपके क्रोध, भय, घृणा, तनाव, इन चीजों को अगर आप उचित प्रबंधन कर पा रहे हैं तो वही आपका संवेगात्मक बुद्धि। अब आप हमसे पूछ रहे हैं आपके क्या भाव है, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ क्या मेरे भाव हैं। ये चीजें अगर सही तरीके से, जिस वे में आप पूछ रहे हो हमसे, उसी वे में आपको हम बता रहे हैं, तो यही चीजें हमारे क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो फिर सर इंटेलिजेंस क्या है? जी,
फिर इंटेलिजेंस किसको कहेंगे? इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस के बेसिकली तीन परिभाषा आप जानते हैं। समायोजन करने की क्षमता, ठीक, अधिगम करने की क्षमता और अमूर्त चिंतन करने की क्षमता। लेकिन वहां पे आपका कोई इमोशन नहीं। आप तनाव में भी कर सकते हैं, गुस्से में भी करेंगे, अपने अच्छे के लिए करेंगे, दूसरे के भले के लिए करेंगे। ये चीजें डिसाइडेड नहीं होती कि आपको क्या करना क्या नहीं करना। आप लगता है कि आपको हमारा जो चीजें ज्ञान है, हमको ज्ञान पढ़ना चाहे जैसे भी हो जिस तरीके से होगा। लेकिन जब आपके इमोशन आ जाते हैं तो दोनों चीजों को आप उचित प्रबंधन करने के बाद ही करते हैं कि हाँ, अगर सही तरीके से हमारा अधिगम नहीं हो पा रहा है, इसके मतलब इसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि अभी तक जो, इसीलिए कहा ना, इमोशनल इंटेलिजेंस अभी आधुनिक संप्रत्यय है। इसके पहले तो इमोशन इंटेलिजेंस तो थे, तो इंटेलिजेंस होने के बाद भी क्या आदमी अच्छे से परिणाम दे पाता था? अगर हम तैयारी करते हैं, किसी परीक्षा की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन सही समय पे सही तरीके से हमारा उचित प्रबंधन नहीं हो पा रहा है, मतलब उसकी हम तैयारी कर रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहा है, तो कारण क्या हो सकता है? हमारे घर का दबाव हो जाता हो सकता है जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हो वहाँ का दबाव आ जाता हो, जो हम तनाव हो जाते हैं, गुस्सा में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, भय में आ जाते हैं। तो ये चीजें पहले क्या थी, एक स्पेशली सिर्फ सामान्य संवेग के रूप में चिन्हित थी, लेकिन जब इसको बुद्धि में जब इम्प्लीमेंट किया गया तो कहीं बुद्धि को ये प्रभावित कर रहे हैं, हमारे अधिगम को प्रभावित करने, हमारे अमूर्त चिंतन को, यानी जो कॉग्निटिव करना चाहते हैं उसको इफेक्टिव कर रहे हैं। तब उसको लगा कि नहीं, इसको भी जरूरत है। डेनियल गोलमैन ने इसको प्रकाश में लाया कि इसको चिन्हित किया कि भाई ने कहीं ना कहीं दोनों को एक इस तरीके से एलाबरेट करिए कि दोनों के संबंध स्थापित किए कि समस्याओं का जो समाधान में जो बाधक का काम करते हैं उसको पहचाना जा सके। मान लीजिए मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है आपसे, जी मेरा इमोशन से या इंटेलिजेंस से? जी। मुझे किसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछना है, तो इंटेलिजेंस है या इमोशन है? नहीं, तो आपने तो कुछ अनुभव किया ना, अनुभव के आधार पर हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं। आप कॉग्निटिव कर रहे हैं, यहाँ पे संज्ञान ले रहे हैं, आपके दिमाग में बात आई कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए, लेकिन उस बात को कैसे एक्सेप्ट करना है वो उसके बाद संवेग आपके आएंगे ना। नहीं समझ पा रहे हैं? आप पूछ रहे हैं वो आपकी बुद्धि है, आप कॉग्निटिव क्रिया कर रहे हैं। सर इसके उदाहरण को मैं दे सकती हूँ सर, संजय सर? जी जी बताइए। सर जैसे इन्होंने कहा कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ या कोई भी व्यक्ति क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें संवेग और बुद्धि का बात इस तरह से आता है। जैसे मान लीजिए कि हमें मालूम है कि जैसे हम अहिंसावादी, हमें मालूम है कि किसी व्यक्ति की हत्या नहीं करनी चाहिए या किसी जीव की अनावश्यक हत्या नहीं करनी चाहिए। तो अगर किसी बच्चे ने देखा कि एक व्यक्ति ने, जो कसाई होते हैं मतलब जो काटते हैं, वो उसने देखा कि ये पशु काटा जा रहा है, तो एक तो उसकी पहली बात बुद्धि है, लेकिन वो संवेग के साथ पूछेगा, इमोशन ढंग से पूछेगा, इसने इसको क्यों मार डाला। एक तो उसका शब्द कहने का लहजा जो है वो अलग होगा, बुद्धि है लेकिन संवेग भी है। संवेग अगर आप हैं तो संवेग बुद्धि का हार्ट है, जिसके बगैर बुद्धि कोई अगर हार्ट हटा दिया जाए तो वो कोई मायने नहीं रखती है। इसलिए आपको देखना है कि परिस्थिति में वो कैसे प्रश्न पूछ रहा है। बुद्धि भी है बच्चे के अंदर, संवेग से आप अंतर पहचान सकते हैं कि अगर वह यही क्वेश्चन बिना देखे पूछता, केवल जानता कि वो कसाई लोग काटते, तो उसके अंदर वो बुद्धि तो रहती है लेकिन वो भाव ना आता, क्योंकि वो देख रहा है कटते हुए, तो उसके अंदर आरती बेटा एक मिनट। देखो बेटा, आप सबकी बात मैंने सुनी। बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है आप ये जान लो। इंटेलिजेंस क्या है? एक क्षमता होती है, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है कि अपने खुद को इमोशंस को समझने की, ऑन द सेम पार्ट आपको दूसरे के भी संवेगों को समझना। जैसे मान लो किसी दूसरे अपने फ्रेंड से कोई काम कराना है, लेकिन अभी वो थका हुआ है, नहीं कर पा रहा है काम, और वो आपको गुस्सा दिखा दे रहा है। अगर आप ये चीज समझ जाते हो कि शायद फटीग की वजह से उसके अंदर एग्रेशन है, तो आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस का सिंपली मतलब ये है कि वो क्षमता जिसके द्वारा आप अपने खुद के इमोशंस को जान सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने सामने वाले के भी संवेगों को समझ सकते हैं, ठीक है। यस मैम। तो संजय, आज आपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। बाकी सभी स्टूडेंट्स को काफी कुछ इससे हेल्प मिलेगी। तो इसी के साथ आज हम लोग क्लास अपनी यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर एक नए प्रेजेंटेशन के साथ मिलेंगे। थैंक यू क्लास।
ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।